नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 1 मई से मकानों की होगी लिस्टिंग, जनगणना की तैयारियां शुरू। निगम में उपचुनाव की तैयारी, मतदाता सूची के लिए प्रक्रिया शुरू। सेना के जवान से मारपीट का मामला, चखना सेंटर में हुआ विवाद। और फिर बड़ी संख्या में ट्रेनें होंगी रद्द, यात्रियों को करना होगा इंतजार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जनगणना 2026-27 के तहत जिले में 1 मई से शुरू होने वाली मकान गणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सकरी, नेवसा, रतनपुर और रानीगांव क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने हाउस लिस्टिंग एवं जनसंख्या गणना की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि इस राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डिजिटल माध्यम से डेटा संकलन, फील्ड कर्मचारियों के प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर जनगणना के महत्व की जानकारी दी और इसमें सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है और इससे भविष्य की योजनाओं को दिशा मिलती है। साथ ही नागरिकों की निजी जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश भी दिए। जिले में 1 से 30 मई तक मकान गणना और सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित करना जरूरी है कि हिरासत केवल राजनीतिक या सामाजिक कारणों से ही हुई हो। मामले में रायपुर निवासी 74 वर्षीय राम गुलाम सिंह ठाकुर ने दावा किया था कि वे 1975 के आपातकाल के दौरान छात्र नेता के रूप में आंदोलन में शामिल थे और उन्हें जेल में रखा गया था। इसी आधार पर उन्होंने वर्ष 2008 के नियमों के तहत सम्मान निधि की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनका आवेदन पहले ही निरस्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान सामने आया कि उनके खिलाफ 1974 से 1986 के बीच कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी आधार पर उन्हें योजना के लिए अयोग्य माना गया। हाईकोर्ट ने भी इस तथ्य को सही ठहराते हुए कहा कि नियमों के अनुसार वही व्यक्ति पात्र होगा जिसकी हिरासत केवल राजनीतिक या सामाजिक कारणों से हुई हो और जिसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित समिति के मूल फैसले को चुनौती नहीं दी, जिससे उनका पक्ष कमजोर हो गया। अंत में अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में किसी तरह की कानूनी गलती या पक्षपात साबित नहीं हुआ है, इसलिए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज की जाती है। इधर नगरीय निकाय बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में रिक्त पार्षद पद के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि तहसीलदार बिलासपुर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जिम्मेदारी निभाएंगे। अपर कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से दावा और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 20 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जबकि 23 अप्रैल तक उनका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 24 से 27 अप्रैल के बीच दावों के अंतिम निपटारे की कार्रवाई पूरी होगी। 29 अप्रैल तक सूची में संशोधन, परिवर्धन और विलोपन की प्रविष्टियां सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएंगी। 2 मई तक सूची की जांच और 4 मई तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 मई 2026 को किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 165 करोड़ रुपए के भिलाई यस बैंक घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए यह आदेश जारी किया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा, घोटाले में तथ्यों को छुपाने और जांच के नाम पर लीपापोती की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यस बैंक द्वारा जांच में
अपेक्षित सहयोग न करने को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी जांच एकमात्र विकल्प है, लिहाजा पूरे घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने दुर्ग भिलाई एसपी को निर्देशित किया है कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर सहित पूरी जानकारी सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नई एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि अनिमेश सिंह के द्वारा की गई एफआईआर और हितेश चौबे के द्वारा किए गए काउंटर प्रथम सूचना रिपोर्ट की संपूर्ण जानकारी सीबीआई को देने कहा गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्वाभिमान पार्टी का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और कार्यवाहियों का भी विस्तृत जिक्र कोर्ट ने किया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के सीपत क्षेत्र स्थित एक शराब दुकान के चखना सेंटर में सेना के जवान पर हमले का मामला सामने आया है, जिससे कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार नरगोड़ा निवासी विनोद लोनिया, जो भारतीय सेना में नायक पद पर आगरा में पदस्थ है, छुट्टी पर घर आए थे। बुधवार को सीपत पहुंचे विनोद ने अपने भांजे भरतलाल लोनिया के साथ चखना सेंटर के कर्मचारियों द्वारा मारपीट होते देख बीच बचाव किया। इसी दौरान संचालक और कर्मचारियों ने उन पर लोहे के रॉड व सरिये से हमला कर दिया, जिससे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान को सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। विनोद का आरोप है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने पर एएसआई धर्मेंद्र यादव ने दुर्व्यवहार किया और तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में भांजे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं चखना सेंटर संचालक अरविंद सिंह की शिकायत पर जवान और उनके साथियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। मार्केट गया हुआ था मैं, वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे भांजा लोग के साथ चखना सेंटर वाले गाली गलौज मारपीट कर रहे थे। तो बीच बचाव में मैं और मेरे एक साथी था, वो गए थे बचाने के लिए, बट उन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। मेरे आँख में मारे, सरिया से पीछे मारे और रिब्स पे पूरा पीछे निशान है बहुत सारे। फिर मैं उसके बाद बेहोश हो गया था वहाँ। फिर वहाँ से मैं उठते साथ ही
112 नंबर की गाड़ी आई, वो मेरे को चखना सेंटर वाले को वहाँ ले गई। फिर उसके बाद और भी लड़के आए वहाँ पर। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे फादर भी फ़ौज में थे और मैं भी फ़ौज में हूँ, वो भी सेना से रिटायर्ड है। और उसके बाद हम सीपत थाने में गए, लेकिन सीपत थाने में हमारे तक ना तो FIR लिखा गया। मैंने उनको बताया यादव जी को कि मैं सेना में हूँ, बट उन्होंने मुझे ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मेरी माता थी। यादव का नाम क्या था? धर्मेंद्र यादव। बिलासपुर जिले के थाना चकरभाटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेवार एवं ग्राम सारधा में बकरी बकरा चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कुल 37 नग बकरी बकरा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 77,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में प्रार्थी द्वारा 15 मार्च 2026 को थाना चकरभाटा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात चोरों ने उसके पशुधन को चोरी कर लिया है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस ने हेमराज उर्फ हेमू उर्फ राहुल साहू और नजीर खान उर्फ मजीद खान, दोनों निवासी ग्राम चिल्हाटी, थाना सरकंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किए गए कुछ बकरों को आरोपियों ने दुकान में काटकर बेच दिया था। पुलिस ने बिक्री से प्राप्त 4,000 रुपए नगद राशि जब्त की है। बाकी चोरी किए गए पशुओं की तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। वहीं इस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। जिले के सुदूर वनांचल में स्थित ग्राम सोठी तहसील सीपत में बगलामुखी मां मंदिर मां मन्नादाई का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां आदिकालीन पर्वतवासिनी बगलामुखी मां मन्नादाई लगभग 400 वर्षों से विराजमान है। मंदिर में शारदीय और बसंती नवरात्रि के साथ साथ गुप्त नवरात्रि भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्रि में प्रथम दिन विगत वर्षों की भांति ही ग्राम में माता का नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 1,000 से अधिक कलश के साथ महिलाएं शामिल हुई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में अंचल के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जिसके बाद मंदिर परिसर में भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया, जहां राष्ट्रीय कथावाचक हेमलता शर्मा द्वारा संगीतमय कथा रसपान कराया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष नवरात्रि में यहां पर 529 तेल और 19 घृत ज्योति कलश जलाए गए हैं। इस दौरान मां मन्नादाई सेवा समिति के संस्थापक रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि ग्राम सोठी में स्थित बगलामुखी मां मन्नादाई भक्तों की मान्यता तत्काल पूर्ण करने वाली देवी है, जिस वजह से ही हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी संख्या में नवरात्रि में पहुंच माता के दर्शन करते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर ट्रैक सुधार कार्य किया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3
नंबर 5 पर स्थित वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक में बदला जाएगा। इस कार्य के लिए 5 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक लगातार 20 दिनों का ब्लॉक लिया गया है, जिससे इस रूट की ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेल प्रशासन के अनुसार इस अवधि में कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। इनमें शालीमार, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अलग अलग तारीखों में नहीं चलेंगी। इसके अलावा लोकल स्तर पर चलने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को भी अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है। सिर्फ रद्द ही नहीं, कुछ ट्रेनों के संचालन में आंशिक बदलाव भी किया गया है। गोंदिया से चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनें अब हिरदामाली स्टेशन तक ही सीमित रहेंगी और गोंदिया के बीच का हिस्सा रद्द रहेगा। वहीं बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन तक ही चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य भविष्य में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने, सुरक्षा मजबूत करने और परिचालन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।